अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह भारत को बयानिए की जंग और सिफारती काविशों में शिकस्त दी, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। तस्करा करेंगे कि भारतीय मीडिया ने कैसे झूठ फैलाया और आवाम में अपना भरोसा खत्म किया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जंग के बादल गहरे क्यों हो रहे हैं। पाक भारत तनाज़े के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां और इकदामात जारी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म जो है वो अनवर इब्राहिम के दरमियान इतवार को टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पीर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आज ही रूस वज़ीर ख़ारजा का नई दिल्ली को पाकिस्तान के साथ तमाम तस्फिया तलब मामलात का बातचीत से हल करने का मशवरा दिया। इसी दौरान तुर्किया का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। पाकिस्तान ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने खित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को उजागर करेगा, लेकिन दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी ताकतों की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाक भारत तनाज़े में जंग के खतरात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार बार अमन की कोशिशों का खैर मकदम कर रहा है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया है कि जंग का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा से लेकर वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज तक सभी ने बार बार जंग के खतरात से आगाह किया, लेकिन आज रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भी वाज़ेह किया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत के फॉल्स फ्लैग के सबूत फराहम कर रहा है। अक़वाम आलम को जंग के खतरात से आगाह कर रहा है, जंग की सूरत में अपने अज़्म का इजहार कर रहा है। इन्हें इक़दामात और ख़तरात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अहम इजलास और ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फ़ैसला किया। PTI का मौक़िफ़ है कि इस मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इसमें बानी तहरीक इंसाफ की शिरकत को भी यकीनी बनाया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम इजलासों का बॉयकॉट किया। अक्टूबर 2016 को मसला कश्मीर और भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, मगर PTI ने मुखालफत की और कहा कि मौजूदा हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है। यही नहीं बल्कि नवंबर 2016 में भी तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब का भी बॉयकॉट किया गया। गुज़िश्ता माह भी कौमी सलामती इजलास का बॉयकॉट किया गया। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जनाब जौहर सलीम साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली सरवर नकवी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, सर आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सिफारती सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जनरल साहब, क्या अभी भी जंग का खतरा है? क्या भारत को इतनी ज़रूरत है फिलहाल जंग की? जंग भी ऐसी जो पाकिस्तान पे ज़बरदस्ती मुसल्लत की जा रही है। सर देखिए अली, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम आम तौर पे जब ये बात करना शुरू करते हैं तो हमें जो इमीडिएट इश्यूज होते हैं उसी पर हम बात करते हैं। मसला काफ़ी पुराना भी है और भारत के मसाइल, बहुत सारे मसाइल में मसला ये भी है कि पाकिस्तान को उनका ख्याल ये था कि या तो ख़त्म हो जाएगा खुद ही या इसको बज़ोर शमशीर ख़त्म कर दिया जाए, और इस कोशिश में अब उन्होंने 71 में जो मसला बना हमारा, अब हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हुए। तो भारत का जो इतना लार्जर जो सोच है उसकी, उसमें तब्दीली नहीं हुई, और भारत को जो बैक करने वाले हैं ख़ासतौर पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस है, इजराइल, इनकी सोच में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, अमेरिका को ये सूट करता है कि भारत किसी ने एक ख़ास ताकत से आगे ना बढ़े, और दूसरा ये है कि वो यहाँ पर चीन के लिए एक खतरा बना रहे, और इसलिए पाकिस्तान को इस सारे जाए तो फिर चीन बहुत कमजोर पड़ जाएगा। तो ये वाजिब मकसद ने भारत ने अपने आप को हमेशा पेश किया है। अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। उनके मुआहदात देखिए,
जो हालात हुए उनके साथ अमेरिका के साथ, तो वो शक तो रह नहीं जाता। अब मसला ये है कि उनका ख्याल ये था कि मैं जैसे ही हंगामा शुरू करूंगा तो मुझे बैकिंग शुरू हो जाएगी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने बैक कर रहा है उसको, लेकिन अमेरिका की भी कैलकुलेशन में इतना नहीं था कि चाइना कितना खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और नंबर 2 पाकिस्तान खुद कितने स्ट्रांगली अपने साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज किस मजबूती के साथ अपने साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो ये जो मिसकैलकुलेशन थी, अब उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मोदी साहब कुछ करेंगे जरूर, और वो इसलिए भी करेंगे कि जो खिफत उनको उठानी पड़ रही है ओवर द लास्ट 10 जब से हुआ है, अब उसका भी तो उन्होंने इसी तरीके से मिटाना है उसको। उन्हें अपने अवाम को जो ये एक खास जो उन्होंने पिलाया हुआ है कि हम इस खित्ते की क्या रीजनल तो नहीं बल्कि सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो अब उनके लिए ये कहकर उससे पीछे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था जब वो सऊदी अरब से वापस आए हैं, बजाय फिलकाम जाने के वो बाहर चले गए थे। बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है वहां पे उन्होंने खड़ा होकर वाज़ेह कहा था कि जो थोड़ी बहुत जमीन रहेगी वो खत्म कर देंगे हम। शक हमें कहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको कोई शक नहीं है इस सिलसिले में। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो सफारती कोशिशें कर रहा है वो ठीक कर रहा है इसमें। ओके, ठीक मैं ये भी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी तैयारी का इजहार कर रहा है वो भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। बिल्कुल सही। जौहर साहब, सर किस तरह देखते हैं आप कि पाकिस्तान ने क्या सिफारती सतह पे, जैसे कि जनरल साहब ने बात की कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ठीक है इस वक्त, सिफारती सतह पे इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता था, या जो अभी हमने कर दिया है हमारी हुकूमत ने, दिस इज सफिशिएंट, दिस इज इनफ? नो, इट्स नॉट सफिशिएंट। देखिए नहीं, अच्छा सर, ये मेरा जौहर साहब से सवाल था सर। जनरल साहब, सो सॉरी, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन फिर एक दफा हम सबसे जरा इस सवाल का जवाब ले लें। जी जौहर सलीम साहब। जनरल साहब, इसका आप ही जवाब दे दें सर, इस सवाल का प्लीज सर। देखिए, ये ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं होता जो आपकी डिप्लोमेसी होती है। एक इशू बना तो आप चल पड़े, दौड़ पड़े सारी तरफ। आपकी ये जहद मुसलसल है, इसमें आपको जारी रखने की जरूरत है। हमने जो कमजोरियां दिखाई हैं, कश्मीर को बार बार मोदी साहब की कोशिशों से दुनिया के सामने बड़ा वाज़ेह हो गया एक फ्लैश पॉइंट है, ये न्यूट्रल फ्लैश पॉइंट है, उसको हम उठा के आगे नहीं चल सके मुख्तलिफ दौर में। अब आप देख लीजिए, चंद दोस्तों ने तो हमारी मात की है, खुल के मात की है। चंद ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमारी हमायत मेरा ख्याल है अगर की है तो मुझे नहीं पता उसका, और जिनको हमेशा हमारी जरूरत रहती है, और जब भी जरूरत पड़ती है पाकिस्तान ने कभी इसमें ची बची नहीं की, खुल के सामने आया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी सफारती कमजोरी है थोड़ी बहुत, वो नजर आ रही है आपको इसमें। और इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं सलामती कौंसिल को बुलाने के लिए, ठीक काम कर रहे हैं। ये बाकी जहाँ जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बात, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं है मेहनताब। इसलिए कि एक वक्त में ये हादसा हुआ, हम सारी दुनिया के साथ पीछे पड़ गए। अब ये हादसा खुदा खाता इससे हम किसी अल्लाह करे गनशार निकल आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चूंकि प्रॉब्लम ये है कि ये तो आपकी बात पॉइंट बिल्कुल वैलिड है जनरल साहब, कि इस वक्त तो इसको हम इस फेज को हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये इशू तो रहेगा सर, और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक ये इशू आता रहेगा। जौहर सलीम साहब, आई गेस आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अब देयर वाज सम टेक्निकल इशू अर्लियर। माय क्वेश्चन वाज दैट ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट, have we been able to accumulate sufficient support from other countries across the world, या अभी भी इस पे कुछ काम होना बाकी है? We could have done more, we could have done better. देखिए, एक तो खैर डिप्लोमेसी जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, तो वो तो जाहिर है कि वो हर वक्त चल रही होती है, और उसमें अभी भी हमें बहुत सा आगे इस पे सफर तय करना है। अगर इस मसले के हवाले से भी सिर्फ बात करें तो, वरना तो डिप्लोमेसी जाहिर है कि हर वक्त ही चल रही होती है। देखिए, अभी भी हमने दुनिया में बहुत से मुल्कों को जाहिर है उनसे बात हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे बात करके उनको अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। और भारत के जो पूरे एक मफरूज़ा जो उन्होंने बनाया है, एक बयानिया झूठा जो बनाया है, उसमें जो होल्स हैं, उसमें जो सारी कमज़ोरियाँ हैं, और जो उनके पास ना कोई सबूत है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, इश्तिआल अंगेज़ी है, एक इंटिमिडेशन और फेयर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्लैकमेल जो है ना, मिलिट्री ब्लैकमेल जो उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा हमने बिल्कुल पूरी दुनिया को जो है वो उनका जो बयानिया है वो तो खोखला हो गया। लेकिन देखें, बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, वो ये है कि
अब इस वक्त लग रहा ये है कि वो जो है, हालांकि वो उनका जो नैरेटिव है उसको तो ट्रैक्शन नहीं मिली, वो फ्लाई नहीं किया जिस तरह हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मिस्टर के जी बस हम उसको छोड़ ही नहीं रहे। अभी देखें वो सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। अभी कल उन्होंने जो मोदी ने नेवल चीफ से मुलाकात की बुला के अपने दफ्तर में, आज उनके एयरफोर्स चीफ को बुलाया, तो दुनिया को वो तासुर यही दे रहे हैं कि हम तो जो है कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्टेटमेंट भी एक आई थी, और वो स्टेटमेंट आपने देखा कि वो पुलवामा के मुकाबले में बहुत बैलेंस थी, उसमें कोई उस तरह की बात नहीं थी, पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी नहीं थी, बल्कि एक एक्सरसाइज रिस्ट्रेन करने के लिए कहा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जब अपनी स्टेटमेंट दी उसमें भी ऐसे ही था। बाकी जो दुनिया के अहम तरीन मुल्क हैं, बेशक वो अमेरिका है, उसमें आपने देखा मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी स्टेटमेंट खा हो, या जेडी वांस की स्टेटमेंट हो, या उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट्स हों, या सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, तो सारे मुल्कों का जोर इस वक्त क्या है? जोर यही है कि देखें इस वक्त जो है इसको आप डी एस्केलेट करें, और दोनों मुल्क जो है वो बिल्कुल इस तसादुम की पॉलिसी पे ना चलें, और पाकिस्तान तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल, तो वो एक किस्म का मैसेज इंडिया के लिए ही है, बिकॉज इंडिया ही कर रहा है ना, रिस्ट्रेंट दिखाने की जरूरत तो उनको है इस वक्त। पाकिस्तान तो ऑलरेडी, हमारी तो इस पे रिस्ट्रेंट है, हमारी तो बहुत एक असूली किस्म का मौकफ है और एक बड़ी जिम्मेदाराना अप्रोच है इसके ऊपर। तो अभी जो आगे आप देखेंगे अगले दिनों में, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से जो है ना स्पेशल ऑनवॉइस भी जाएंगे, फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है ना वो बहुत अहम होता है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें दुनिया के अहम तरीन ममालिक जो हैं, जो P5 जिनको कहते हैं, जिसमें सुपर पावर अमेरिका है, फिर बाकी रशिया है, चाइना है, के बाद जो है ये सारे मुल्क, फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सारे इलेक्ट होके आए होते हैं, वो सारे बाकी वोट लेके आते हैं। तो वहाँ पे जो बहस होती है वो एक किस्म की, ये समझ लें आपके पूरी दुनिया के लिए की एक रिप्रेजेंटेटिव वो जो डिस्कशन होती है, और उससे जो चीज़ें निकलती हैं उसमें कई बार अगर वो फील करें कि ये चीज़ बिल्कुल ही एक उस तरफ जा रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है, तो फिर उसमें बात रेजोल्यूशन की तरफ भी चल सकती है, जिसमें कुछ रेजोल्यूशन जो है वो रिकमेंडेटरी या एडवाइजरी होते हैं जो। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका बहुत ज्यादा किरदार होता है एंड दैट गोज वे अबव और बियॉन्ड यूनाइटेड नेशंस, जैसा कि अमेरिका। तो अली सरवर नकवी साहब, ये सवाल सर मेरा आपसे है कि इस पूरी सिचुएशन में, पाक भारत तनाज़े में जो एस्केलेटेड है, उसमें आप अमेरिका के किरदार को नकवी साहब किस तरह देखते हैं? समझता हूं कि अमेरिका का किरदार तो डिक्लेरेशंस पे मबनी है। एक तो वो जब ट्रंप ने पहली बार शुरू में ही कहा था, जो कि जरा अनइन्फॉर्म्ड किस्म का कमेंट था, लेकिन उससे ये जाहिर होता था कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ और इंडिया के मौक़िफ़ को बराबर लेवल पे रख रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ बहुत क्लोज है और उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और दूसरा मार्को रूबियो का बयान, जो कि दोनों फ़ोन कॉल्स जो कि दोनों मुल्कों में उसने एक जगह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की और दूसरी जगह जयशंकर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उनसे बात की। तो जो अगर इसका तज्जिया किया जाए जी, तो मैं समझता हूं कि उनका रवैया पाकिस्तान और भारत के तरफ तकरीबन बराबर है, जो कि ताज्जुब की बात है, क्योंकि भारत ने समझा था कि अमेरिका खुल के भारत की हिमायत करेगा और पाकिस्तान को वो दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाएंगे अमेरिका से, और सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है। तो ये भारत की एक तरह से नाकामी है, शिकस्त है, बिकॉज इस सारे ड्रामे में भारत ने इसको इस तरह प्ले किया कि नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पे थे, भागे भागे आए, एक वाक़या हुआ पहलगाम में, जो कि पाकिस्तान के सरहद से बहुत 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, और जहाँ कोई मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का कोई मुलव्वस होना मुमकिन होता। तो वो आए, उन्होंने फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, FIR पाकिस्तान के खिलाफ काटी गई, और सिंतास
मुआहदे को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये सब इस तरह की बड़ी अजब सी हरकतें थी। एक पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क है, इसको इस तरह से वो ट्रीट करते हैं जैसे कि जो दिल चाहे पाकिस्तान के साथ कर लें और कोई कुछ नहीं बोले। इस पस मंजर में अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है वो पाकिस्तान और भारत को कहता है आपस में ये मसला हल कर लें। तो अमेरिका ने भारत का मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं कबूल किया और ये अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि इसमें पाकिस्तान और भारत खुद ही अपने मसले को हल करें। अब इस मामले में भारत की पोजीशन ये है कि वो पाकिस्तान से गुफ्तगू नहीं करना चाहता है, तो अमेरिका तो उसको कह रहा है कि करे। तो सारे ड्रामे का जो नतीजा है वो ये कि अमेरिका भारत के ऊपर अब दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान से इस मसले पे गुफ्तगू करे और इस मसले को हल करे। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत मुस्बत बात है और सही बेहतर हो गया है। बिल्कुल ठीक है, ये मुस्बत बात है। जनरल साहब, अगर आ जाते हैं हम जंग की बात पे, तो सर आपको क्या लगता है कि भारत, जैसे कि पहले यही बात हो रही थी कि भारत को या वहां की गवर्नमेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया तो बना दिया है कि देखें वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो पाकिस्तान से बदला लेंगे, इसी बिना पे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाइड रखते हैं। किस स्केल का एडवेंचर कर सकता है सर भारत, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब जाएगा वो किस स्केल का होना चाहिए? देखिए, एक तो जी ये अगर मैं दूर कर दूं, हमारे यहाँ बारहा ये बात हो चुकी है, लेकिन मैं अच्छा जौहर साहब और जनरल साहब, मेरा ख्याल है ये शायद कंफ्यूजन ये मेरी गलती है। वो जौहर साहब माजरत के साथ ये सवाल जनरल साहब के लिए था, सो मैं आई विल बी मोर स्पेसिफिक फ्रॉम नाउ ऑन। जी जनरल साहब। जी मैं जो कह रहा हूँ कि हमारे गलत फहमी है जो मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये कि जैसे भारत को खुदा खास्ता पाकिस्तान पे हमलावर होता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर देगा, बात ऐसी नहीं होती। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है ना, हम उसको आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि भारत किसी किस्म का भी हमला करे तो उसको पाकिस्तान ना सिर्फ रोक सकता है बल्कि उसका जवाब भी दे सकता है कन्वेंशनल डोमेन में रहकर। ओके। और जब ये खुदा खास्ता बात की आगे बढ़ती है, पाकिस्तान की सालमियत को कहीं खतरा लाहक होता है, और ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसके बारे में ना भारत को ना दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है, देन वी कैन गो फॉर दैट ऑप्शन जो हम बात कर रहे हैं। अब भारत क्या कर सकता है? भारत के पास कैपेबिलिटी है, वो अपने नेवल फोर्सेस को इस्तेमाल कर सकता है, उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी कर सकता है, लेकिन जवाब भी इसको तैयार रहना पड़ेगा। उसके पास एयरफोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो अपने जहाज को तबाह करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये उनकी साइकिल में पहले था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी ग्रेज नहीं करते वो, जिस तरह आपने देखा था ये कारगिल वॉर में एक चौकी के लिए पता नहीं कितने बंदे मरवा दिए। तो कुछ जहाज़ों की कुर्बानी देकर, चंद पायलटों को मरवा कर अगर उनका मकसद हल होगा तो ये भी करने को तैयार हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आप लैंड फोर्स की तरफ आते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ जब भी उनको खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इधर साइड, भारत की तरफ भी और हमारी तरफ, ये गेन्स एंड लॉसेस ऑफ परमानेंट, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जो भारत ने शुरू कर रखी थी, कोशिश की, कामयाबी ना हुई, उनको तो घेर के भी मारा पाकिस्तान ने, और भारत ने ऐसी जगहों पर उनको मार पड़ी है कि अब वो वहाँ पर भी उनके लिए मसला बना हुआ है। अब बाकी रह जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर या सियालकोट की रफी बॉर्डर है वहाँ पर। तो ये भारत ने अपने जो मसला खड़ा किया है ना, तो हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो जो भी कोशिश करेंगे उनका जवाब पाकिस्तान के पास हर लेवल पर मौजूद है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। यही वो चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस है वो सारी पाकिस्तान की कौम को भी, और ये वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त आपकी मुतवज्जो हो रही है, वैसे द कौम। बिल्कुल सही। जनरल साहब, मैं एक वक्फा यहाँ पे लेना चाहता हूँ आपसे, इजाज़त वक्फे की सर। सलीम जौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली सरवर नकवी साहब भी मौजूद हैं। कुछ और भी बात होगी इस हवाले से, पाकिस्तान के बयानिए के हवाले से भी बात होगी। हमारा बयानिया किस कदर मौसर साबित हो रहा है इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भारत को पीछे छोड़ दिया, ये कमाल कर दिखाया या पाकिस्तान के 3 रुकनी सियासी और फौजी स्क्वाड यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 12 रोज पहले 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम पर एक मुबैना दहशतगर्द हमले में 24 सयाह मारे गए। भारत ने हस्बे मामूल आओ देखा ना ताओ और अगले ही लम्हे पाकिस्तान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हिंदुस्तान के इश्तियाल अंगेज रवैये के बरअक्स पाकिस्तान ने कशीदा तरीन सूरत हाल में भी फूंक फूंक कर कदम उठाए, सोच सोच कर बोल कहे और कमाल महारत से जारहाना भारतीय बयानिए और जंगी मनसूबाबंदी के तारपोर बिखेर दिए, जिसके बाद भारतीय मीडिया को भी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की बर्तरी का एतराफ करना पड़ा। पाकिस्तान ने आज भी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों का दौरा कराया जहां भारत की जानिब से दहशतगर्द ठिकानों का वावेला किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद मुसद्दिका इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर भारतीय जंगी मंसूबे का भांडा भी बीच चौराहे फोड़ा और खबरदार किया कि भारत पहलगाम हमले को जवाज बनाकर फौजी कार्रवाई के लिए पर तोल रहा है, जिसके बाद भारतीय जारहियत को उल्टे पांव पलटना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ खबरदार ही नहीं किया बल्कि पहलगाम वाक़े के बाद पाक फजाइया ने मकबूजा कश्मीर में 4 भारतीय राफेल तैयारों की पेट्रोलिंग की निशानदही भी कर ली। अंबाला हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले ये तैयारे अभी 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जाम कर दिए, जिससे उन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राबता मुनक़ता हो गया और इन्हें श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। यही नहीं, पाक फौज ने इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स भी मार गिराए। पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत को डिजिटल महाज पर भी चारों शाने चित कर दिया। भारत पाकिस्तानी यूट्यूब अकाउंट्स तो बंद करने में कामयाब हो गया, लेकिन भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तान का बयानिया छाया हुआ और पाकिस्तान के मिली नगमे गूंज रहे। ये भी हमारा अहम टॉपिक है और बात करने के लिए हमारे पहले वाला जो मौजूद पैनल हमारे साथ मौजूद है, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जौहर सलीम साहब और अली सरवर नकवी साहब। नकवी साहब, आप किस तरह देखते हैं सर, जो हमने सिफारती मुहिम चलाई, जो हमने जिस तरह से भारत के उस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया सर, आप इसको किस तरह देखते हैं सर, और इसमें कुछ मजीद इजाफे की गुंजाइश है नकवी साहब? ने अपना जो सिफारती मुहिम जो हमारी चलाई गई जी, वो बहुत ही कारआमद इफेक्टिव रही है, बाअसर रही है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म के फ़ोन कॉल्स हुए हैं, इसाक डार साहब ने फ़ोन कॉल्स किए हैं, फिर यहाँ वज़ारत ख़ारजा ने डिप्लोमेट्स की सारे सफारतकार और जो सफ़ीर यहाँ पे मुकीम हैं उनकी ब्रीफिंग की है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़, बल्कि हमें मौका मिला कि हम ये अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें कि हम इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ के जो मसाइल हैं जैसे कि दहशतगर्दी है, उसमें मिलकर काम करना चाहते हैं और भारत को हमने ऑफ़र किए कि इसका जो अभी जो वाक़या हुआ है उसकी तफ्तीश की जाए और एक न्यूट्रल फोरम में तफ्तीश की जाए। और नतीजा ये है कि हमारे मौक़िफ़ की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल के सदर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान और भारत इस मसले को हल करें और टेंशन को आगे ना बढ़ाएं, और मुमकिन है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसका, सलामती काउंसिल में इसके ऊपर एक करारदाद भी आए। तो ये सब पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कबूलियत है जो कि बाहर की दुनिया ने कबूल किया है। राइट। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, सर जो एक बड़ा अहम नुक्ता इससे पहले जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने उठाया था वो ये था कि दिस शैल टू विल पास, दिस विल पास। हम इसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान को जो कामयाबी, सिफारती कामयाबी हुई है, हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, ये सब होगा। बट जो ऑन गोइंग इशूज़ हैं भारत के साथ, व्हाट अबाउट देम सर, उनका कोई मुस्तकिल हल है?
देखिए, जो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, उसके तस्वीर के लिए तो पाकिस्तान बहुत अरसे से कह रहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, और वो बहुत सारी करारदादें हैं जिसपे हिंदुस्तान ने भी इत्तेफाक किया था, और उस तहत वहाँ एक जो है स्वाब राय या होना है जिसमें वो हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फिर आप देखें पानी के मसले पहले भी थे, लेकिन ज़ाहिर है सिंतास माहदे में उसकी गुंजाइश थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स थे, उसके हिसाब से वो हल हो रहे थे। फिर जो है उसके बाद सरखड़ी का मसला है, सचिन का, ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये सारे ऐसे हैं जो कि जहाँ तो ज़ाहिर इंटरनेशनल उस पर जो लॉ है और जो यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हैं उनसे उनके हिसाब से हल होने हैं, या फिर आपस में डायलॉग से, एक पीसफुल डायलॉग। और पाकिस्तान बहुत अरसे से ये कह रहा है, और आप देखें कि इंडिया क्या कर रहा है उस पर। बहुत अरसे से तो इंडिया ने वो डायलॉग का रास्ता छोड़ दिया, एक बिल्कुल इंटिमिडेशन का, एक ब्लैकमेलिंग का, एक ब्रिंक्समैनशिप का रास्ता अपनाया अभी। और ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जहां पे जाना चाह रहे हैं, ये सिचुएशन अभी खत्म तो हुई नहीं है। आप देखें कि वो अभी तक इसको सस्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं। कल वो इंडिया के जो है नेवल चीफ को बुलाया मोदी ने, आज एयरफोर्स के चीफ को बुलाया। ये सिग्नलिंग है ना कि जी ये मसला भी खत्म नहीं हुआ, हम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। और ये बहुत अफसोसनाक अमर है एक, कि जबकि पूरी दुनिया ये कह चुकी है कि जी आप ये सिचुएशन को, ये स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन जो है इसकी तरफ ना जाएं, आप जो है इसको दोनों बातचीत करें, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, रिस्ट्रेंड एक्सरसाइज करें। ये सारी दुनिया ये कह रही है, और ये मैसेज जो है पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्योंकि कर रहा है, तो ये मैसेज ज़्यादातर भारत के लिए ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अभी तक इस पे जिसे कहते हैं ना कान नहीं धर रहे, और अभी तक वो उनकी वही कोशिश है कि दुनिया को वो गुमराह कर सकें। एक बयानिया जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है और हमने इसको सबक सिखाना है, और वो सबक हम सिखाएंगे किस तरह से मिलिट्री मीन्स के। और ये बहुत ही एक खतरनाक जो है ना, बहुत ही खतरनाक गैम्बल मैं तो इसे कहूँगा। गैम्बल इसलिए है कि जब आप इस तरह की चीज शुरू करते हैं, और खुसूसन दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में, तो आपको ये पता नहीं, आप शुरू तो कर सकते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि फिर वो किस तरह से प्ले आउट करेगी, वो किस तरफ जाएगी, किस नहज पे जाएगी। और उसमें देखें दुनिया की कितनी आबादी इन्वॉल्व है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो आबादी के लिहाज से इंडिया है, 5वें नंबर पे हम है। ये हमारा खिता जो है ये 2 अरब आबादी है, दुनिया का हर चौथा शख्स इस खिते में रहता है जी। तो मतलब पूरे की सलामती और अमन जो है उन्होंने दाव पे लगा दिया है। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल में इसकी बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया ने इस पे जो है देखें स्टेटमेंट्स जो जारी की हैं, यूएनएससी की स्टेटमेंट आई है, ईयू की आई है, ये जो है उसमें वो अगर वो सारी स्टेटमेंट्स को इग्नोर करता है इंडिया और फिर भी ये ब्लैक की रवश जारी रखता है, तो फिर बिल्कुल जो हम ये सिमत जिस सिमत में अब हम बढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि इस पे डिस्कशन हो, और उसके बाद जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा बिल्कुल इस पे करारदाद भी आनी चाहिए अगर वो मजीद इसी रवश पे कायम रहते हैं, क्योंकि उसमें फिर ये वहाँ से करारदाद जो है ना वो चैप्टर 6 के अंदर आ सकती है जिसमें वो रिकमेंडेटरी होता है, लेकिन चैप्टर 7 के अंदर अगर आ जाए तो फिर वो बाइंडिंग होती है। और ये अगर ये सूरत हाल जो है इसी तरह रखता है इंडिया, तो फिर बिल्कुल वो ये जो है ये मसला उधर ही यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाएगा, जहां जो बना इसलिए है, वो बना ही कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए है। एग्जैक्टली। मैं सर वापस आऊंगा आपके पास, जौहर सलीम साहब। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सर ये क्या वजह समझते हैं आप, बल्कि इस पे आप बेहतर एनालिसिस दीजिएगा, कि हमने देखा कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट में आया और इस दफा खुल के आया है सपोर्ट में। चाइना की इंटरवेंशन इतनी डायरेक्ट नहीं हुआ करती थी पहले ऐसे मामलात में, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया मामलात में, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये देख रहे हैं कि भारत का तकिया अमेरिका पे रहता था, बट अमेरिका से उसको वो सपोर्ट नहीं मिली। बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, एक बहुत बड़ी मार्केट है उसका, वेस्ट में असर रसूख है, उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है। इस सब के बावजूद वो अपने एलाइज से, भारत अपने एलाइज से वो सपोर्ट गैदर नहीं कर सका जो पाकिस्तान को इस बार चाइना से मिली है। सर देखिए, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट अली। तो ये कि जब कोई मुझे कहता है ना कि आप आपस के मसाइल को मिलकर हल करें, आप एक दूसरे के साथ मिलकर हल करें, तो मेरी हैरत इस बात की होती है क्या वो ये देख नहीं रहे कि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम कोई भी मसला आपस में बैठ के हल नहीं कर सके, जब तक हमें किसी ने किसी तरफ से कोई साजिश नहीं हुई या किसी न किसी कोई तरीके से प्रेशराइज ना किया हो। खासतौर पर कश्मीर के मसले में बात कर रहा हूँ जी। इसलिए
अगर ये कोई मुझे कहता है तो मैं आई टेक दैट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरे दो दोस्त इसमें एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो एक जैसे लेमैन। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया उसको, मैं समझता हूँ कि वी आर रीडिंग अमेरिका टोटली रॉन्ग। मेरा अपना ख्याल ये है, आई होप आई एम रॉन्ग, अपना ख्याल ये है कि अमेरिका इस वक्त समझता है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो अमेरिका को डायरेक्ट इंटरवीन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि अमेरिकन और जो वेस्टर्न पावर है ना इस खिते में, वो उनकी नेवी और एयरफोर्स है। वेराज जो चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये लैंड फोर्सेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उनके पास इतनी तैयारी का वक्त नहीं कर सके सारा कुछ, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी भारत को कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करने की। देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर स्टेज पर भारत की मदद नहीं करते इसमें। ये ट्रम्प साहब भी तो आखिरी जो एक मुआहदा था साइन करके गए थे लास्ट टाइम जब आए थे 2 दिन पहले, मेरा ख्याल है उससे पहले ओबामा के दौर में शुरू हुआ, और ये 5 ऐसे मुआहदे हैं जिसकी हमें पढ़ के समझने की जरूरत है, इसलिए मैं समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। सिमिलरली आई वुड नेवर ट्रस्ट यूके, नेवर एवर ट्रस्ट फ्रांस, ठीक है, बाय एक्सटेंशन जर्मनी। बिल्कुल सही। जनरल साहब इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब सलीम जौहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अली सरवर नकवी साहब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ये बात है नाज़रीन 1898 की, स्पेन और अमेरिका में सख्त कशीदगी थी। इस दौरान क्यूबा के साहिल पर खड़े अमेरिकी बेड़े में धमाका हुआ, 250 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी मारे गए। उस वक्त के 2 अमेरिकी मीडिया टाइकून विलियम हर्सेट और जोसेफ पुलित्जर अपनी जर्द सहाफत के जरिए अवाम में जंगी हैजान भड़का रहे थे। दोनों अखबारात ने इस सानहे को ऐसे सनसनीखेज अंदाज में पेश किया कि शोर मच गया, स्पेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया। उन्होंने हुकूमत पर इतना दबाव डाला कि अमेरिका ने बगैर किसी ठोस सबूत और बगैर तहकीक के स्पेन पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि हरिस ने अपने रिपोर्टर को क्यूबा में लिखा, तुम तस्वीरें भेजो, जंग हम बना देंगे। यूं मीडिया की सुर्खियों से शुरू होने वाली ये जंग 3 माह में हजारों जानें निकल गई। बाद में तहकीकात से पता चला कि बहरी बेड़े में अपनी ही तकनीकी खराबी का बायस धमाका हुआ था। ये वाकया वेबसाइट thenews.pk पर शाया हुआ है। इसका जिक्र इसलिए किया गया कि 1898 के अमेरिकी मीडिया की तरह आज भारत का मीडिया चीख रहा है, चिंगाड़ रहा है और किसी एहसास या नदामत के बगैर झूठ बोल रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरा। इसके बाद से भारतीय मीडिया की नशरियात मज़ाक़ा खेज हो चुकी। भारत के अक्सर टेलीविजन चैनल संजीदा सहाफ़त से कोसों दूर नजर आते। खबर की जगह सनसनी, नफरत और धमकी सुनाई जा रही है। रेटिंग्स की दौड़ में अंधाधुंध भागते भारतीय चैनल्स मज़ाक़ा खेज और गैर हकीकी दावे कर रहे हैं, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिला रहे हैं, गलत मालूमात फैला रहे हैं, सहाफ़ती इखलाकियात को बालाए ताक रख रहे हैं, ऐसा बयानिया बना रहे हैं जो इलाकाई अमन के साथ साथ उनके अपने मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। भारतीय मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां शऊर कम और शोर ज्यादा है, जहां सच स्क्रीन्स के पीछे छुपा है और झूठ धड़ल्ले से बोला जा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय मीडिया ने इमरान खान के हवाले से इंतहाई बेबुनियाद, लव और शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम इस कदर नामुनासिब है कि बताया जा सकता है और ना ही सुनवाया जा सकता है। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ाम के बाद से पड़ोसी मुल्क का मीडिया इसी रविश पर चल रहा है, गैर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है, जल्दी मचाते हुए गलती पर गलती कर रहा है। पहलगाम हमले में भारतीय बहरिया के एक अहलकार भी हलाक हुए थे। किसी दूसरे शख्स की अपनी अहलिया के साथ सोशल मीडिया तस्वीर और वीडियोस भारतीय मीडिया ने नेवी अहलकार से मंसूब करके चला दी। बाद में उस जोड़े को वजाहत देना पड़ी कि वो जिंदा है। पहलगाम हमले के बाद से भारतीय मीडिया का हर रिपोर्टर अस्करी उमूर का माहिर बन चुका है। इसे एक सादा से दरख्त में भी ऐसी जगह नजर आ जाती हैं जहां 2 से 3 दहशतगर्द आसानी से छुप सकते। सहाफ़ी का काम सवाल पूछना होता है, जवाब तलाश करना होता है, लेकिन भारत के एक एंकर तो कोई सवाल उठाए बगैर ही बस अपनी हुकूमत की अतात करने का ऐलान कर रहे हैं, और जो दूसरी जमात के वोटर हैं इन पर भी सवाल उठा रहे हैं।
भारत का मीडिया तारीख भी अपनी ही मुरतब करता है। ये सारी दुनिया को मालूम है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान की फजाइया ने भारत के 2 जंगी जहाज तबाह किए थे। एक जंगी जहाज के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारतीय मीडिया ने यहां भी हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तारीख तक बदल दी। ये कह दिया कि अभिनंदन अपना जहाज तबाह कराने से पहले पाकिस्तान का एक तैयारा भी तबाह करने में कामयाब हो गया था। ऐसे लगता है जैसे एंकर जहाज में पायलट के साथ बैठे हुए थे। भारतीय मीडिया के हवासों पर पाकिस्तान इस कदर छाया हुआ है कि मासूम परिंदे भी इसकी जद में आ जाते हैं। भारत में कोई कबूतर भी दिख जाए तो वहां का मीडिया इसे पाकिस्तानी जासूस करार देता है, और जब ऐसा कोई कबूतर पकड़ा जाता है तो भारतीय एंकर्स कबूतर की तरह ही उछल उछल कर यह खबर देते और कहते हैं कि पाकिस्तान कबूतर को भी आतंकवादी यानी दहशतगर्द बना रहा है। यार मुझे तो हंसी आ रही है। वैसे आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग सुन कैसे लेते हैं। मुझे लिटरली हंसी आ रही है कि ये होता क्या है, ये कौन लोग हैं। मतलब भारतीय मीडिया पर काम करने वाले सहाफी रिपोर्टिंग के लिए बड़े से बड़ा खतरा भी बोल लेते हैं, फ्रंट लाइन से कवरेज करते हैं और खतरे के बहुत करीब आ जाएं तो भी अपने फराइज से गाफिल नहीं होते, बल्कि रिपोर्टिंग करते करते इन लोगों के बहुत करीब चले जाते हैं जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो आतंकवादी भी भारतीय सहाफियों को कुछ नहीं कहते। तो हुजूर ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, पर हम सॉरी हमारे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।